नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 10 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और 10 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर पर। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं प्रश्न बोलूंगा, आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करेंगे। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 36 से 50 तक के अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो भारत का संविधान है उसमें। भारतीय संविधान में इन्हें शामिल करने की सिफारिश तेज बहादुर सप्रू समिति ने की थी। फटाफट उत्तर दीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मिलान करिए, दूसरा सही है क्योंकि ये 36 से 51 तक 16 अनुच्छेदों में है और यहां पर दिया है 36 से 50 तक, तो ये 36 से लेकर 51 तक के ये टोटल कितने हो गए? 16 आर्टिकल्स। तो 16 आर्टिकल में ये वर्णन किया गया है डीपीएसपी का, तो दूसरा सही है क्योंकि तेज बहादुर सप्रू जो समिति थी उसने इन्हें भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? किस पार्ट में है? पार्ट पूछा जा रहा है। डीपीएसपी किस पार्ट में है? 3, 4, 7, 10 किस में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पार्ट 4 में। भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। भाग 4 में ही ये जो आर्टिकल है वो आते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? ये 4 साधन दिए हैं, इनमें से ग्राम पंचायतों का साधन नहीं है आय का। राज्य द्वारा अनुदान, कृषि आय पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। कौन सा नहीं है? उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि आय पर कर, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान है, ऐच्छिक दान या उपहार है, संपत्ति, जानवर, वाहन पर जो कर है, ये राज्य की जो भी ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों की आय का साधन है। इन कृषि आय पर कर का अधिकार राज्य सरकार का है, वो राज्य सरकार करती है, वो ग्राम पंचायतें नहीं करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात किसमें की गई है? तो ये जो बात की गई है वो डीपीएसपी के अंतर्गत की गई है। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 है और भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये शामिल है किस अनुच्छेद में? यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अब उत्तर दीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर है यह अनुच्छेद 51 का में है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आपका मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें भी कहा गया, लेकिन ये लाइन याद रखिएगा, संरक्षण एवं सुधार, ये डीपीएसपी में है और 51 का और छा इसमें इसको वर्णित किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये एक स्टेटमेंट है और ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा था केटी शाह ने, उन्होंने ही ये बात कही थी कि राज्य के जो डीपीएसपी हैं, यानी कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो हैं, ये ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। अगर बैंक चाहे तो सुविधा अनुसार अदा करे, नहीं तो ना करे। कहने का मतलब गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे तो दे, नहीं तो ना दे, ऐसी बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक डीपीएसपी में शामिल नहीं है या डीपीएसपी का तत्व नहीं है? ये बताना है आपको। ये 4 चीजें हैं, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और कार्य हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप सोच कर देंगे तो आप दे लेंगे। जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है ये आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। ये क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और बाकी जो चीजें दी हुई हैं, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 घ में है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अनुच्छेद 39 का में है। और काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, ये अनुच्छेद 42 में है। तो बाकी ये डीपीएसपी है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ समानता। कौन सा इसमें डीपीएसपी है ये आपको बताना है। तो इसमें जो विकल्प ए दिया हुआ है, समान नागरिक संहिता, तो ये समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करने की बात की गई है और ये डीपीएसपी में शामिल किया गया है।
बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रेस, धर्म और वित्त के समय समानता, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, पहले से नहीं था, जो बाद में जोड़ा गया है? सही से उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुफ्त कानूनी सलाह। 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, तो भाग 4 में संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये 39 का ये बाद में जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जबकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे खराब न्याय व्यवस्था गरीबों के लिए ही है। थाने और कचहरी में अगर वो पहुंच गए तो बस वो जिंदा वापस आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब केवल एक फालतू की बातें हैं, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए क्योंकि संविधान की बात आती है, लेकिन जो इसका एक एप्लीकेशन है वो बहुत बुरा है। कुछ मुफ्त नहीं है, ठीक है। और मुफ्त क्या है, उसमें घर खेत बिक जाए और उसमें से जो पार्ट बच जाए बिकने के बाद में, तो वही मुफ्त है, तो समझ लीजिए मुफ्त में आपको दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? क्या है जिसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विद्युत सहायता और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले। तो डीपीएसपी सिद्धांतों में ये नहीं कहा गया है कौन सी बात, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो प्रौढ़ शिक्षा है, ये संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है, 36 से 51 तक के अनुच्छेद में है। इसमें और सब बातें तो हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा इसमें शामिल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी और सारी जो बातें कही गई हैं वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो जो डीपीएसपी कैसे भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है ना, जबकि उपरोक्त है। और निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, तो डीपीएसपी केंद्रीय सरकार के हैं और वो ऐसा कहा जा रहा है, तो इसको हम बहुत सही से समझ लेते हैं। यहां पर जो निदेशक सिद्धांत दिया हुआ है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ये बात यहां पर जो दी हुई है, ये इनकी भिन्नता को दर्शाती है। यानी कि डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, जबकि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत जो भाग 4 और 36 से 51 तक दिए हुए हैं, वो क्या है, वो परिवर्तनीय नहीं है। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो मैंने अभी आपको ये बताया, एक जो जोड़ा गया था, उसके बाद में वो जो पहला मैंने अभी बताया 42वें में जोड़ा गया था, वो क्या था उसको याद रखिए, और साथ में इसको भी। और ये था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में सहभागिता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीत से कदम उठाएगा। तो ऐसी बात उसमें कही गई है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में जोड़ा गया? फिर से ये बात हो रही है। तो शोषण के से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, क्या ये सारे सही हैं? इस प्रश्न का उत्तर है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। तो उसमें इसको जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये 43 का में है, अनुच्छेद 43 का। तो इसको अलग अलग याद रखिएगा, सुमेलित करने में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से कौन सी संबंधित है? कौन सा आर्टिकल संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभ्यर्थी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसा अभी हमने वहां पर बात की थी कि किसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, तो यही संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने,
संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन करने की बात की गई है। अगला प्रश्न, डीपीएसपी के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? फिर वही प्रश्न, ये गलती से हुए हैं, एक प्रश्न 3 बार आ गया है, लेकिन आप इसको बस समझ लीजिए कि लैंग्वेज अलग अलग है। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात की गई है वो किसमें की गई है? अनुच्छेद 51 में। 2 प्रश्न पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी आर्टिकल इसमें दिए हैं। अनुच्छेद 51 में जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात है, 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी के भाग लेने का अधिकार, और 48 का में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो इसकी जो ये व्याख्या है, इससे 4 प्रश्न और आपके तैयार हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना क्या है? कर्तव्य है, अधिकार है या डीपीएसपी है? तो जो ग्राम पंचायतों की स्थापना है ये डीपीएसपी की बात है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई है ना। आर्टिकल 40 में ये ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, क्योंकि 36 से 51 तक डीपीएसपी है, 16 अनुच्छेद इससे रिलेटेड है और भाग 4 में है, ये आपने पढ़ा है, तो डीपीएसपी में आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है या मौलिक अधिकार है? तो अभी मैंने आपको एक प्रश्न में बताया था, ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, ये नॉन जस्टिफिकेबल है और ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तन का न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, उनके द्वारा इम्पोज नहीं कराया जा सकता, अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी सिद्धांत का विचार कहां से लिया गया है? ये बेसिक प्रश्न है, आप जानते ही होंगे कि जो हमारे यहाँ डीपीएसपी लिया गया है वो कहां से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक लेवल वाले प्रश्न। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जो डीपीएसपी है वो हमारे यहाँ आयरलैंड संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है ये 1937 के आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और आयरलैंड के संविधान में इस भाग पर जो संविधान है वहां का, उसमें फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराएं, गांधीवाद, मानवाधिकार की सार्वत्रिक घोषणा आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है और डीपीएसपी में पाया जाता है। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें तो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात होती ही है और डीपीएसपी में भी यही बात, तो ए और सी दोनों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उद्देश्य राज्य के नीति सिद्धांत निर्देशक सिद्धांतों का नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना क्यों की जाएगी? ये तो सामान्य सी बात है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक राज्य की स्थापना की बात नहीं की जाती है, जबकि उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक राज्य की स्थापना ना हो, धर्मविहीन बात होती है ना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जाती है जो किसी धर्म का पक्ष ना ले। करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ फिर से जुड़ने संबंधी योजना की घोषणा की है? यानी कि वो फिर से जुड़ना चाहता है, यानी अलग हुआ था। तो यूएनएचआरसी से कौन जुड़ना चाहता है? और ये इसका सही उत्तर है अमेरिका। एक अमेरिका में अभी 5 साल के लिए राष्ट्रपति हुए थे, सनकी टाइप के, तो उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए थे, तो उसमें एक ये भी फैसला था कि वो अलग हो गए थे, ठीक है ना। तो अब वही अलग हुए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का पुनर्गठन वैसे देखा जाए तो 2006 में इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, तो उसके प्रति विश्वसनीयता के अभाव को दूर करने के लिए किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको जानना चाहिए। और इसमें 47 सदस्य हैं और समस्त विश्व के भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु सीटों का आवंटन प्रतिवर्ष निर्वाचन के आधार पर इसमें किया जाता है ना। 3 साल पहले अभी जो ट्रंप थे, इन्होंने क्या किया था, अपने को खुद को वहां से यूएनएचआरसी से अलग कर लिया था। ये खुद से भी अपने नाम भी बदल लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कह देते आज से मेरा नाम रामराज है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये अजीब टाइप के व्यक्ति थे। अगला जो प्रश्न है, ब्रुकेशिया नाना क्या है? ब्रुकेशिया नाना ये वर्ड है, ये क्या है? तो ब्रुकेशिया नाना जो है ये गिरगिट की प्रजाति है, ठीक है, ब्रुकेशिया नाना।
और ये मेडागास्कर, द्वीपीय देश है ना मेडागास्कर, वहां पर खोजी गई है। विश्व का सबसे छोटा वयस्क सरीसृप है ये, संभवतः ऐसा माना जा रहा है। और इस प्रजाति की नर गिरगिट की कुल लंबाई 6 मिलीमीटर है ना। अभी इनकी सबकी भी खोज होती रहती है। सबसे तुच्छ हम ही लोग हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। बस सब ये गिरगिट, चींटी और ये सब, अरे ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका जो नेचर है, नेचर में बड़ा योगदान होता है। मादा गिरगिट 28.9 मिलीमीटर और नर गिरगिट केवल 6 मिलीमीटर लंबा है। देखिए यहाँ पर भी। इससे पहले ब्रुकेसिया माइक्रा गिरगिट प्रजाति का सबसे छोटा रूप माना जाता था कि ये सबसे छोटी है। तो ये गिरगिट की प्रजाति है ब्रुकेशिया नाना। अगला जो प्रश्न है, सहतूत बांध परियोजना का निर्माण किस देश में हो रहा है? नाम है सहतूत, और ये निर्माण जो हो रहा है वो हो रहा है अफगानिस्तान में। काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सिंचाई और पानी दोनों चीजें उपलब्ध कराएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में इसमें करार हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा ये अफगानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध बनाया जा रहा है ना। मैत्री बांध, सलमा बांध, ये सब बनाया गया है ना पहले। तो ये मैत्री बांध, सलमा बांध, और ये जून 2016 में इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के ने मिलकर इसको बनाया था, अब ये बन रहा है। अगला जो प्रश्न है, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस वर्ष अलग हुआ था? ये अलग से प्रश्न बन सकता है। तो ये 2018 की बात है जब ये अलग हुआ था, क्योंकि 3 साल पहले मैंने आपको बताया ना, ट्रंप थे, ट्रंप ने अलग कर लिया था अपने को, मतलब अमेरिका को। अब बिडेन आए हैं, तो जो जो ट्रंप ने किया था उसका उल्टा ये करेंगे, ऐसा होता ही है, क्योंकि ये दूसरी पार्टी के, अपोजिट पार्टी के। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला 6वां भारतीय खिलाड़ी बना है? सोचकर बताइए उत्तर। 300 विकेट लेने वाला 6वां भारतीय खिलाड़ी, यानी कि अभी तक ये कारनामा केवल 5 लोगों ने किया था। 5 लोग थे, अब ये 6ठा हो गया है। और इनका नाम है ईशांत शर्मा। तेज गेंदबाज हैं, 6ठे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 विकेट ले लिए। इसके पहले अनिल कुंबले, कपिल देव, आर अश्विन, हरभजन सिंह और जहीर खान ही हैं जिन्होंने लिया था टेस्ट क्रिकेट में 300 से अधिक विकेट। तो एक ईशांत शर्मा का नाम इसमें जोड़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव शूटिंग के लिए ड्रोन उपयोग करने की अनुमति दी है? तो ड्रोन उपयोग करने की जो ये अनुमति दी गई है वो किसको दी गई है? तो ये जो अनुमति अभी दी गई है, ये किसको दी गई है? ये दी गई है बीसीसीआई को। बात समझ में आ रही है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दी गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिया है कि भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट की लाइव एरियल शूटिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बीसीसीआई को मिला है। अगला जो प्रश्न है, कारपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? कारपोरेट उत्कृष्टता का ये अवार्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड है, और इसमें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो जीता है वो जीता है शक्तिकांत दास ने। ठीक है ना, आरबीआई के गवर्नर हैं और इनको मिला है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। आरबीआई के गवर्नर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके निर्णायक मंडल का नेतृत्व अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने किया, और पूर्व एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आदित्य पुरी। और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आधार पूनावाला ने जीता है। अगला जो प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है, उत्तर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, विश्व खाद्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इनमें से ये ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा विश्व सतत विकास सम्मेलन का जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है का एक प्रमुख इवेंट है। तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा ये किया जाता है। और टेरी नई दिल्ली में बेस्ड एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो टेरी है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान जो है, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है, वहां दिल्ली बेस्ड है और गैर लाभकारी संस्थान है टेरी, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, तपोवन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? रामगंगा, धौलीगंगा, सुई, भागीरथी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है धौलीगंगा नदी पर। तपोवन विष्णु जल विद्युत संयंत्र 520 मेगावाट की एक नदी जल परियोजना है उत्तराखंड के चमोली जिले में, धौलीगंगा नदी पर। उत्तराखंड, चमोली, धौलीगंगा। ठीक है,
और हाल ही में भी नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर धौली गंगा में गिरा था, अचानक उसमें भयानक बाढ़ आ गई थी। तो तपोवन जल विद्युत परियोजना ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है, रथ सप्तमी के बारे में कथन कौन सा सत्य है? रथ सप्तमी एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है। और दूसरा है, रथ सप्तमी मौसम में परिवर्तन यानी वसंत और कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। दोनों ध्यान से पढ़िए और इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 19 फरवरी 2021 को ये मनाया जाएगा रथ सप्तमी। और रथ सप्तमी इस वार्षिक जो ये त्योहार है, इसका महत्व क्या है? ये सूर्य देवता को समर्पित है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि सूर्य के जन्म का प्रतीक माना जाता है। माघ सप्तमी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये हिंदू महीना माघ जो होता है उसका ये 7वां दिन होता है। माघ जो महीना है हिंदू, तो उसका ये 7वां दिन होता है। और रथ सप्तमी मौसम में परिवर्तन यानी बसंत और कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। अब कौन सी फसल इस समय लगी हुई है? गेहूं लगा हुआ है ना, तो धीरे धीरे वो कटेगा, फिर धान लगाया जाएगा, ऐसे रबी की फसल अब कटेगी। तो ये रहा डेली 30 10 तारीख का। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। लाइव क्लास आप जरूर ज्वाइन किया कीजिए। और लाइव क्लास की टाइमिंग जानने के लिए आप आई एस प्रेप अकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें। और टेलीग्राम भी है आई एस प्रेप ऑफिशियल नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।